हाँ बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो पहले इसका एक फॉर्मूला चार्ट बना लेते हैं। वैसे ज़्यादा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चंस बनते हैं सर्कुलर मोशन पर। तो मेन जो फॉर्मूले थे वो क्या क्या थे वो देख लेते हैं। एक तो था हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वो क्या था बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक फॉर्मूला तो ये था। ठीक है, हाँ जी। दूसरा फॉर्मूला था a इज इक्वल टू आर अल्फा, जिसमें अल्फा क्या था बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, a क्या था हमारा, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक, इसके अलावा बोलते जाओ, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था, दैट इज v स्क्वायर डिवाइड बाय r, है ना। अब इसको यहां पुट कर लो, v की जगह r ओमेगा रखो, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बेटा बार बार, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वी यहां से यहां पुट कर लिया, दैट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, विच इज आर ओमेगा स्क्वायर। और बताइए और क्या था, एक था ओमेगा क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाई टी होता है, या ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके अलावा और कुछ जो याद आ रहा हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, बार बार एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क अपॉन रेडियस, डी एस अपॉन आर कर रहे थे कि नहीं। एक ओमेगा यूज कर रहे थे हम, डी थीटा बाय डी टी। और क्या इस्तेमाल कर रहे थे, बोलो जल्दी से, अल्फा इस्तेमाल कर रहे थे, डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे जिनको हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, अब इनसे रिलेटेड करने हैं क्वेश्चंस। आते हैं वही क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो जो हमारे नोट्स में मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ना बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो IIT मेंस वाले क्वेश्चंस हैं या AIEEE वाले क्वेश्चंस हैं, उनसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें ये। हाँ जी, देखिए भाई, which of the following statement is false for the particle moving in a circle with a constant angular speed। constant angular speed मतलब ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना। हाँ, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इसमें से। जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है बॉडी, है ना। तो अगर हम बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये सही है। वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट पे ही होती है सर्कल के। ठीक, तो ये बात तो सही है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल नहीं होता। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नहीं होता। कैसे, ये एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
उसकी वेलोसिटी है v। ये अपनी वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन वाइज बदल रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज बदल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का एक्सेलरेशन आएगा, वो है a, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और ये जो है टूवर्ड्स द सेंटर होती है, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होता है, ना कि टेंजेंशियल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इस हमें यही बताना था कौन सा गलत है। अगला और चेक कर लीजिए, द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात सही है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जरा ध्यान से। हाँ बेटा, AIEEE 04 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पहले अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे। 2005 में मैंने दिया था, तब कई सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट IIT के। 350 सीट के लिए, 3500 सीट के लिए अलग होता था, सिर्फ 3500 सीट थी, अलग एग्ज़ाम होता था, और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। तो AIEEE से यूजुअली NIT वगैरह मिलते थे, है ना? ये भी एक बड़ा एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग के लिए। द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle take place in plane, it follows that सोचो। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किस में होता है? अभी तो बताया, जब ऑलवेज परपेंडिकुलर आए तो कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हाँ, ए इज कांस्टेंट, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब एक ही तो चीज करेक्ट बनती है। कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है वो? सर्कुलर पाथ, वेरी सिंपल। हाँ जी, अरे बोलो, ठीक है ना? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया सीधे सीधे, है ना? ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखते जाओ फटाफट। ये देखिए जरा। हाँ जी, सारे MCQs हैं। ये देखिए, मुश्किल से JEE मेंस 2015। इफ अ बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस? हैं, तुक्का नहीं मारना। हाँ, विद अ कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? एक ही तरीके का तो एक्सेलरेशन आता है, कौन सा? एक ही तरीके का एक्सेलरेशन आता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कौन सा आता है? सेंट्रीपिटल। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? v²/r। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। कौन सा ग्राफ है? यही वाला ग्राफ है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? ए और आर के बीच में ग्राफ यही होगा, ठीक है? अरे बोलो, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए।
Two cars of masses m1 and m2 are moving in a circle of radius r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make a complete circle in the same time. They make a complete circle in the same time. Same time में complete circle बनाते हैं. सोचिए जल्दी से. तो रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जब एक्सेलरेशन की बात करेगा तो कहीं मास आएगा नहीं आएगा. इसका मतलब पहले दो ऑप्शन तो सही है ही नहीं, है ना. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर. v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है नहीं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. हाँ, तो हमने यहाँ पुट किया था आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. एक आर से एक आर कैंसिल हो गया. आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए. ठीक है, ठीक है बेटा. तो ए किसके प्रोपोर्शनल आया? आर के प्रोपोर्शनल आया ना. तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो A1 R1, A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का रेशियो A1 बाय A2 किसके बराबर हो गया? R1 बाय R2 के बराबर हो गया. इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. हाँ जी, सही जवाब. अरे बोलो. ठीक है, तो अगला सवाल. बेटा घर पे पढ़ना पड़ेगा. देखो, अगर कुछ करना है तो घर पे पढ़ना है. समझ गए भाई अथर्व? ऐसे ही जो है आईआईटी करना है ये सोच के नहीं हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा. आज मैंने तुम्हें वर्कशीट भेजी है. कितने क्वेश्चन है उसमें? 37 प्लस 19 नहीं 20. कितने हो गए? 57 क्वेश्चन टाइप किए, 57 क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर ये काम किया. कब से काम कर रहा हूँ बताओ? 10 बजे से लग रहा हूँ मैं 3 बजे तक. 5 घंटे काम किया है. समझ रहे हो? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. क्वेश्चन देखिए अब. फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक. The acceleration A at a point P on the circle of radius capital R. Here the theta is measured from the x-axis. देखिए ध्यान से. ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना लिया हमने किसी एक पार्टिकल का जिसका रेडियस कैपिटल R है बेटा. ठीक है, और ये जो है यहाँ रेडियन बना रहा है बेटा थीटा. ठीक, ये यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इस पोजीशन P को ये बोल रहे हैं R कोमा थीटा, यानी R रेडियस और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर ये P पॉइंट मिला. यही तो बात कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, यही कर रहे हैं ना बात. अच्छा जी, अब देखिए जरा ध्यान से. For a particle of uniform circular motion, the acceleration A at a point. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ एक ही तरीके का एक्सेलरेशन. वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल. तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट से कहाँ आएगा बेटा? इस तरफ आ जाएगा. ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक,
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यही तो बात हो रही है। हाँ जी, यही बात हो रही है ना। किस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अगर ए का डायरेक्शन इधर है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर हो जाएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो गया थीटा। अब इस डायरेक्शन में इस आर का, ये कैपिटल आर है ना, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये आर कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, ये आर साइन थीटा, है ना। बोलो, यही आएगा ना। अच्छा, दो कंपोनेंट कर लिए। एक्सेलरेशन वैसे तो हमारा v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, यही होता है ना। r इज द रेडियस, दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दो कंपोनेंट्स में इसे तोड़ा हुआ है, यानी कोस थीटा और साइन थीटा, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस आई कैप, है ना। और ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस जे कैप, ठीक है। तो यानी कि आई कैप में ये तो चलेगा ही चलेगा, मल्टीप्लाई बाय आई कैप में माइनस में, हाँ, कोस थीटा, आई कैप में माइनस में कोस थीटा, तो माइनस कोस ऑफ थीटा आई कैप, और जे कैप में माइनस साइन थीटा जे कैप। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया, है ना। आ गया भैया डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो आई कैप किधर है, इधर, तो इधर होता तो ये तो प्लस आई कैप है बेटा, है ना, और ये क्या है, प्लस जे कैप है। अब इसके अपोजिट तो आ रहे हैं ये कंपोनेंट्स इसके, है ना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना। बस तो अगर आप आर के कंपोनेंट करोगे तो ये आर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है इस डायरेक्शन में आर कोस थीटा हो जाएगा ना। हाँ, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। क्लियर, बोलो, हो गया। अगला सवाल, हाँ जी, 12th वाले लगेंगे और 12th में 11th वाले से लगेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए ध्यान से, इधर लिख लेते हैं इसको। Readable? A point P moves in a counter-clockwise direction. P point counter-clockwise मतलब anti-clockwise. On a circular path as shown in the figure, the movement of P is such that it sweep out a length. It sweep out a length. That is S is equal to टी क्यूब प्लस 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इसका, वेयर एस इज इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड। द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर, रेडियस इज गिवन 20 मीटर गिवन है,
द एक्सेलरेशन ऑफ p when t is equal to 2 सेकेंड, p when t is equal to 2 सेकेंड क्या हो जाएगा भाई? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p when t is equal to 2 सेकेंड। बेटा इसकी इक्वेशन तो दी हुई है ना डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? ए क्या होता है? दैट इज डी वी बाई डी टी, है ना? v क्या होता है? डी एस बाई डी टी। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, आपका एक्सेलरेशन आ गया, है ना? और t की वैल्यू क्या रखनी है? 2 सेकेंड। तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे ds बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये हो गया मेरा v। ठीक है बेटा, फिर करोगे dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, 3 इंटू 2 इंटू टी यानी 60। अब एट t इज इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो कितना आ गया आंसर? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए आ गया बच्चे। क्या आंसर बना? सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, समझ में आ रही है चीजें? बोलो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया सवाल है, जरा देखिए ध्यान से। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक? इसमें थोड़ा टाइम देते हैं आपको, सॉल्व कीजिए। हाँ बच्चे, आया सॉल्यूशन? नहीं आ रहा? किसी का नहीं आ रहा है? मे भी नहीं, ये जवाब नहीं होता है। ये तो -1 ही ले जाओगे तुम फिर। हाँ भाई बोलो। देखिए, दो फोर्स हैं P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F रेस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल ऑफ थीटा with each other. If the force Q is double, then their resultant also double, then the angle is। देखिए जरा ध्यान से, कैसे कोशिश की सॉल्व करने की। दो फोर्सेस बना ली, एक हो गई P, दूसरी हो गई Q। ठीक है बेटा, दो फोर्सेस, P हमने ले ली 2F और Q ले ली 3F। यही तो गिवन है। दोनों के बीच में एंगल ले लिया थीटा। हाँ जी, सही है। अरे बोलो बच्चों, ठीक है, यही है सिचुएशन। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आया R, वो कितना आया? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, है ना? यही तो होगा उसका रूट। चलो लिख लेते हैं, 2F स्क्वायर यानी कि 4F स्क्वायर, है ना, प्लस 3 3 जा 9F स्क्वायर, स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 दूनी 12। अरे 12F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, सही है। ये तो आर आ गया ओरिजिनल केस में, है ना?
अब क्या कह रहे हैं, इफ फोर्स Q इज डबल, अगर Q फोर्स को डबल कर दिया जाए तो Q फोर्स की जगह मुझे क्या लेना है, Q डैश लेना है, और इसका डबल क्या हो जाएगा 6F, इसका डबल क्या हो जाएगा बेटा 6F। तो जो रिजल्टेंट होगा देन दे रिजल्टेंट ऑल्सो गेट डबल, रिजल्टेंट भी डबल हो जा रहा है, यानी कि जो R डैश आ रहा है वो 2 ऑफ R बन जा रहा है ना। R डैश किसके बराबर है, 2 ऑफ R के बराबर है। तो R डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब क्या करोगे, P की वैल्यू ये पुट करो और Q डैश ये पुट करो इन दोनों के बीच में, ठीक, और एंगल वही है थीटा ही है ना, तो हमें एंगल ही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर दैट इज 4F स्क्वायर इंटू प्लस में चलो इसका स्क्वायर 6F स्क्वायर, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36F स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB, 2 इंटू A इंटू B, 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, तो ये आ गया बेटा 24F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। कोई मिस्टेक नहीं है, चेक कर रहे हो ना साथ साथ, 2F स्क्वायर 4, 6F स्क्वायर 36F स्क्वायर, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 6 दैट इज 24F स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 2R के बराबर है ना। तो बेटा R डैश इज इक्वल टू 2R है ना, तो इसको इक्वेट कर लेंगे और एंगल निकाल लेंगे। तो बेटा R डैश की वैल्यू तो ये रही 4F स्क्वायर प्लस 36F स्क्वायर, कितना हो गया 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 13F स्क्वायर, ये रूट में चल रहा है ना, है ना। तो ये हमारी R डैश की वैल्यू है इज इक्वल टू 2R, ट्वाइस ऑफ R, R की वैल्यू ये रही रूट में, दैट इज 4F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर, यानी कि 13F स्क्वायर प्लस कोस थीटा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बनेगा, इस पूरे का स्क्वायर हो गया बेटा 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, इस पूरे का स्क्वायर हो गया 4 है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। 5 मिनट बेटा, 5 मिनट बस, ठीक है, हाँ जी नोट करिए। सॉल्व करिए इसको, दैट इज योर 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, इधर क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52F स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 12 को 48F स्क्वायर। बेटा मेंस का क्वेश्चन है, ऐसी थोड़ी होगा, इतना आसान थोड़ी होगा, है ना, कुछ आसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। कोस थीटा में किसकी वैल्यू, हाँ 30 की,
कोस 30 1/2 नहीं, कोस 60 1/2 आ गया आंसर 60 नहीं, देखते हैं अभी। 52 को इधर ले आओ तो ये बन गया माइनस का बना ना 12f²। इसको इधर ले जाओ 24 को तो उधर रह गया बेटा प्लस का कितना 6 है ना। अरे 24 गया 48 में से तो 6 नहीं 24 f² कोस ऑफ थीटा। हाँ जी f² कोस थीटा का वैल्यू आ गया f² से f² कैंसिल हो गया -12/24 -1/2 और कोस थीटा -1/2 कब होगा जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी ऐसी तो हो जाती है बस गलती। नहीं माइनस आएगा, माइनस में वैल्यूज तो होती हैं। नोट करना चाहोगे क्वेश्चन को? स्कैन कर लेना ठीक है। हाँ कोई बात नहीं ठीक है। बोलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20। अब ये देखिए ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर 31 है। A body executing uniform circular motion. A body executing uniform circular motion has at any instant its velocity vector and acceleration vector. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे होंगे भाई? अरे बेवकूफ अभी इतना तो कई तो क्वेश्चन कर लिए। परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तरीके का एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो दोनों कैसे होंगे? नॉर्मल टू ईच अदर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नोट्स वाला, ये तुम आंसर करोगे। अ सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर मोशन कैसा होता है पहले तो ये बताओ। पीरियोडिक होता है मतलब रेगुलर इंटरवल में खुद को रिपीट करने वाला है ना। टू एंड फ्रो मोशन होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। जैसे पेंडुलम हिलता है वो टू एंड फ्रो होता है, उसको ही सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है बेटा। तो सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। जब ये सिंपल हार्मोनिक पढ़ लोगे तो ये आंसर आप दे पाओगे बहुत आसानी से ना। सिंपल हार्मोनिक का मतलब होता है जैसे पेंडुलम टू एंड फ्रो करता है ना अपनी मीन पोजीशन से, उसको सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30। ये लास्ट कौन सा था? ये लीजिए भाई। A body is tied with a string and is giving a circular motion with a velocity v of radius small r. ठीक, the magnitude of acceleration is.
ये तो सिंपल, कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल। सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रीपिटल की बात करता है, v²/r। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। बहुत ही आसान सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v²/r ही होता है ना। कौन सा टिक कर दिया? v/r²। चलो देख लेते हैं दोबारा से उसी क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ जी, हाँ गलत टिक कर दिया, सी नहीं होगा, बी होगा। बी ऑप्शन होगा ना, v²/r। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, ये देखिए 34। बेटा ट्राई किए थे आपने क्वेश्चंस घर पे? मैंने भेजे, सुबह ही भेज दिए थे करीब। हाँ भाई, देखिए अब ध्यान से। अ पार्टिकल मूव्स with constant speed v along a circular path of radius r, completes the circle in time capital T. The acceleration of the particle is, acceleration निकालना है बेटा, in terms of t निकालना है। constant speed से चल रहा है, इसका मतलब कैसा acceleration होगा? सेंट्रीपिटल, और तो कुछ होगा नहीं। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r है ना। अच्छा, रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आर के टर्म्स में तो आंसर दे ही सकते हैं हम। हाँ जी, v वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल स्मॉल r, कंप्लीट्स अ सर्कल इन टाइम कैपिटल t। कैपिटल t टाइम में सर्कल कंप्लीट करता है, तो एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ, तो v को कैसे लिख सकते हो आप? 2πr अपॉन कैपिटल T लिख सकते हो। हाँ जी, लिख सकते हो ना। अच्छा, तो इसको जरा यहाँ पुट करके देखो, कोई ऑप्शन मैच करता हो तो। दैट इज 4πr², नहीं मैच करेगा। 4π तो किसी में भी नहीं है, ये नहीं मैच करेगा। देखिए जरा ध्यान से। हाँ जी, फिर से देखिए। फिर अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कंप्लीट द सर्कल इन टाइम कैपिटल T। हाँ, तो कैसा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, रेडियस और नहीं, कैसे हो जाएंगे? तो ऐसे थोड़ी होगा। देखो चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं, आएगा कुछ ना कुछ। हाँ जी, तो हमें निकालना है ये रिलेशन, ए निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ वी। आर को रिप्लेस कर लेते हैं, तो बेटा v होगा हमारा 2πr डिवाइड बाई टी, है ना। तो स्मॉल r जो होगा रेडियस, वो हो जाएगा v इंटू टी अपॉन 2π। ठीक, इसको बेटा ऊपर वाले रिलेशन में पुट करो। आया आंसर?
ये क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू होगी वी इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 पाए, ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है, वी से वी कैंसिल हो गया, क्या आया, ये हो गया 2 पाए वी अपॉन कैपिटल टी। सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बन गया, बोलो 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 बोलो, सही है, नोट करो। बेटा वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, आर रेडियस है, ये क्या हो गया पेरीमीटर डिवाइड बाय टाइम पीरियड, सही लिखा। तो बेटा रेडियस क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया है ना, तो ये आ गया रेडियस, इस रेडियस को मैंने यहां पुट कर दिया, बस सॉल्व किया तो ये आ गया, बोलो ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी वर्कशीट का, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला सवाल है। A stone tied to the end of a string 1 meter long is drilled in a horizontal circle with a constant speed, horizontal circle है बेटा, horizontal यानी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे सिलेबस में है, बोर्ड वाले में नहीं है, कंपटीशन में आता है। विद अ कांस्टेंट स्पीड इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। हाँ जी, तो रेडियस गिवन है, क्या क्या गिवन है, रेडियस 1 मीटर, 22 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर 22 रिवोल्यूशन है 44 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2 है ना, और फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड भी होती है, और हर्ट्स में भी लिखते हैं बेटा, हर्ट्स इसका यूनिट, ठीक। इसमें ओमेगा जो आ जाता है वो 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू न्यू कितना है 1/2, तो ओमेगा हो गया मेरा पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन, हाँ जी 2 पाई न्यू रिलेशन होता है ना हमारा, तो ओमेगा हो गया पाई रेडियन पर सेकेंड, यहां तक ठीक है। हाँ जी बोलो क्या निकालना है, निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, फिर से कांस्टेंट स्पीड है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सिर्फ कैसा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और V इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर ओमेगा से एक आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा, है ना, और ओमेगा का वैल्यू हमारे पास है और आर हमारा गया,
कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर हो जाएगा 1, तो ए हो जाएगा मेरा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंजेंट पर नहीं होगी, डायरेक्शन अलोंग टूवर्ड्स द रेडियस, टूवर्ड्स द सेंटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सेंटर की तरफ होगी और कितनी होगी, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, बोलिए जल्दी से। ठीक, ठीक है भाई, और देखें, चलो और कर लो 1-2 क्वेश्चन। ये देखिए जरा ध्यान से, रीड कीजिए बेटा, ध्यान से रीड कीजिए। ये स्क्वायर है इधर, ये स्क्वायर है, यहां पर ये स्क्वायर है। A car is circulating on the path of radius small r and at any time its velocity v and rate of increase of velocity is a। यानी कि अब दोनों एक्सेलरेशन है, लीनियर भी है और सेंट्रीपिटल भी है, सर्कुलर पाथ में है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या होगा। अब ध्यान से समझना बेटा कॉन्सेप्ट को। अब इधर देखिए, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी v हो सकती है और एक्सेलरेशन a हो सकता है। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन हो गया टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ये a डैश, मान लीजिए ये सेंट्रीपिटल है और वो लीनियर एक्सेलरेशन है। दोनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री। दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, a नेट, जिसकी वो बात कर रहा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, वो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस a डैश स्क्वायर का रूट, वेक्टर सम कर देंगे ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90, कोस 90 0 हो गया, तो क्या बचा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a डैश का स्क्वायर का रूट। a एक्सेलरेशन हमारा कितना है, बोलिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, विच इज v स्क्वायर बाय r। हाँ जी, तो ये हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस इसका, ये सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं ना, a डैश, v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, v की पावर 4 अपॉन r की पावर 2 प्लस a स्क्वायर। So which option is correct? C option is correct. ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीजें। हाँ भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, देखते जाइए फटाफट, बढ़िया सवाल है ये। हाँ जी, देखिए ध्यान से रीड कीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से रीड कीजिए। टू पार्टिकल 1 and 2 आर अलाउड टू डिसेंड ऑन 2 frictionless cords P, OP and OQ. The ratio of the speed of the particle 1 and 2 respectively when they reaches to the circumference। क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन है, ये वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अब पार्टिकल O से बेटा P पर जा रहा है, ये अब पहुंच रहा है P पर, मान लो ये P है, वैसे तो ज़्यादा दूर ले लिया हमने, ये एंगल लिया हुआ है थीटा, जो कि हमारा 60 डिग्री है। कितना है बच्चे, 60 डिग्री।
और ये हो गया हमारा सेंटर सी। इस पे रेडियस होगा r, है ना, ये r प्लस आर। तो ये पार्टिकल एक तो यहां से यहां फेंका गया, उसका डिस्प्लेसमेंट तो 2r है, ठीक है, अरे बोलो। और दूसरा पार्टिकल यहां से यहां फेंका गया ऐसे, उसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। यही तो सिचुएशन है। तो बेटा एक तो हो गया OQ विच इज 2r, और एक हो जाएगा OP, वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है ना। इसको डायग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं वैसे, ये जो 60 डिग्री होगा ना, वो जो फिगर में दिया है वैसे बनाएंगे। ये है बेटा 60, ठीक। तो इसको एक नया पॉइंट मान लें, OP से OQ, इसको S कर लेते हैं हम, ये हमारा O था, ठीक है। मेन मुद्दे की बात है, 2 पार्टिकल 1 and 2 आर अलाउड टू डिसेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस कॉर्ड्स। फ्रिक्शनलेस कॉर्ड पर नीचे की तरफ फेंक दिए गए, छोड़ दिए गए हैं, OP and OQ। The ratio of the speed of the particles 1 and particle 2 respectively 1 हो सकता है 1 आए, देखते हैं 1:1 आ रहा है, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे निकाला? मैंने बेस दे रखा है, ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लिया, फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। देखो हमें OS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टिकल भी यहां पहुंचेगा तो उतने ही टाइम में पहुंचेगा जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचा। है ना, सेंटर नहीं होगा, तो हमें OS निकालना पड़ेगा। OS होगा हाइट H1, लेट्स सपोज H1, और ये हाइट होगी दूसरी वाली H2, जो H2 तो बेटा 2r के बराबर है, जो कि 2r के बराबर है। H1 निकालनी है, मेन मुद्दा H1 का है ना, मेन मुद्दा H1 है। ये कैसे निकलेगी? अच्छा एक बात, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लूं? कर लिया? ये कितना डिग्री होता है? 90 होता है ना, तो है ना। अच्छा, और कुछ जो आप कर सकते हो? लगाइए, दिमाग लगाइए। अब अगर हमें ये पता है 90 और वो एक एंगल 60 है, तो वो बेस हो गया। अब हम वो वाली बेस निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर बेस कैलकुलेट कर देंगे तो वो आ जाएगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, इस OP को कैलकुलेट करें पहले? वही करनी पड़ेगी ना पहले, फिर आएगा OS, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। और हमारे पास इसमें एक साइड पता है, ये रही 2r। OP और OQ, हाँ OQ चाहिए, तो OQ तो 2r है, OP बेटा OP नहीं मिलेगी ना ऐसे डायरेक्ट, हमें OP हमें चाहिए OS, हमें OS चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट लगाओगे उसमें, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है v² - u² =
2as है ना, तो u अगर 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। हाँ जी, तो v थोड़ी निकालनी है यार, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये नहीं, सेकंड इक्वेशन नहीं, फर्स्ट थर्ड नहीं, हमारी लगेगी सेकंड इक्वेशन, s निकालना है ना, s के साथ रिलेशन है u प्लस when they reaches the circumference ratio of their speed of the particle 1 and 2 respectively. Two particle 1 and 2 are allowed to descend on two frictionless chord. The ratio of the speeds of the particle 1 and 2, स्पीड का रेशियो निकालना है दोनों का। थर्ड इक्वेशन ही चलेगी, स्पीड का रेशियो तो वही बताती है, क्यों जी। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना, तो u तो 0 हो गया, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h1 है ना, और a की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v1 इज इक्वल टू रूट 2g h1, और बेटा v2 इज इक्वल टू हाँ 2g h2, ठीक है। h1 ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा रेशो v1 बाई v2 का रेशो हो जाएगा रूट में बेटा h1 बाय h2 का रेशो, अरे यही तो होगा। अब मेन मुद्दा है h1 निकालने का, h2 तो हमारा 2r हो गया, h1 देखो पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ये Q पॉइंट है, इन ट्राइंगल कौन सा, OPQ में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 30 हो गया ना, और 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया है ना, तो ये हाइपोटेनिस हो गया, तो परपेंडिकुलर PO इज इक्वल टू 2r साइन 30, यही होगा। अरे परपेंडिकुलर PO डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो PO कितना आ गया बेटा, PO R आ गया। अब PO के R आते ही अब हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल OPS कंसीडर कर लिया। अब ये 60 है, ये यहाँ पर 90 होगा, ये 30 होगा, होगा कि नहीं, 60 लेकर चल सकते हो, बेस है ना इसमें बेस है, बेस बाय हाइपोटेनियस है ना, तो h1 बाय हाइपोटेनियस कितना है, r इज इक्वल टू कोस 60, तो h1 कितना आ गया बेटा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 ऑफ r आ गया, यानी ये वैल्यू कितनी होगी r/2 हो गई है ना। अब इधर आ जाओ, बेटा, r/2 h1 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 आएगा है ना, तो ये 1/2 और h2 की वैल्यू 2r, रूट में लिया तो r से r कैंसिल हो गया, 1/4 और इसका रूट निकाला तो 1/2, तो बेटा v1/v2 की वैल्यू आ गई 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी। बात समझ में आ रही है।
करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। ठीक।